रूप से खर्च करने, कैसे खर्च करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपरली लिखित नियम बनाए गए। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूव्ड, हमारे संसद ने नियम को पारित किए हुए हैं, उनके अनुरूप हम फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए अपने सारे खर्चे करते हैं। खर्च करने के लिए अधिकृत किए गए हैं आपके DDOs एंड हेड ऑफ ऑफिस। DDOs मेन कड़ी है जो अपने सिग्नेचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पेमेंट को ड्रॉ करता है और डिसबर्स करता है। ये DDO की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, इफ देर आर हेड ऑफ ऑफिस एंड DDO टू डिफरेंट पर्सन्स, इफ दे आर सेम देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DDOs आर सेम। लेकिन अगर दो डिफरेंट पर्सन हैं, हेड ऑफ ऑफिस ने अपने कार्य में विशेषता के कारण DDO को अपॉइंट कर दिया है कि अपने मातहत किसी गजेटेड ऑफिसर को DDO बना दिया है, तो वो DDO बना देने से वो अपने वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी से हेड ऑफ ऑफिस विमुक्त नहीं हो जाता, उसकी अपनी वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी रहेंगी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको बेयर करना ही करना है। क्या अगर DDO कोई सिलेक्टनेस करता है पेमेंट में, ड्रॉ करने में या भुगतान करने में, या उल खर्च करता है, तो इसको वाच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत खर्चों को हुए को वाच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ ऑफिस की भी है। किसी को अपने मातहत को DDO बना देने से वो वित्तीय अनुशासन की जितने भी उससे बाहर के दायरे से बाहर नहीं हो जाता। तो हेड ऑफ ऑफिस सारी वित्तीय हानियों के लिए जिम्मेदार है, वित्तीय लाभों के लिए भी जिम्मेदार है, और वित्तीय लेन देन के लिए भी उसी तरह के जिम्मेदार है जिस तरीके से DDO। हेड ऑफ ऑफिस अपने को ये ना समझे कि मैंने DDO फलाने को बना दिया है, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो जाने नहीं। बना दिया का मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली बांटी है, उससे आप विमुख नहीं हो सकते। नाउ दिस इज द रूल 10। Now this is the Rule 21 of the GFR 27 2017. The latest amendment आया 2019. So this is GFR 21, not Rule 10. इसको आप दिमाग में डाल लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, और ना हो तो लिखिए डालिए छोटे बच्चों तरीके से। आपको जब भी कोई काम करना है तो इस चीज को ध्यान रखिए। To exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money. Yeah. Yes, ma'am. हेलो। हाँ सर, आपकी स्लाइड नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब ठीक। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, यस मैम, यस मैम। सर वो स्लाइड नहीं बढ़ी, अब ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके मैम, ओके मैम। नाउ स्टैंडर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सरकारी धन का व्यय करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च मापदंडों का अनुपालन करना है, और यही इंग्लिश है, स्टैंडर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। वित्तीय औचित्य के उच्च मापदंड क्या होते हैं? किसी पैसे को खर्च करने के लिए अपनी सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो जिस उद्देश्य दी है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपको पैसा सुपुर्द किया गया, उसी ऑब्जेक्ट के साथ आपको पैसा खर्च करना है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मेन चीज ये ध्यान रखिए, टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस एंगल इन्वॉल्व होता है हर काम। सरकारी ऑफिस में हम कदम रखते हैं, विजिलेंस जिस समय रखते हैं 9:30 बजे सुबह, हम विजिलेंस एंगल के दायरे में आ जाते हैं और दूसरे दिन तक लगातार रहते हैं, और हमेशा 24 घंटे रहते हैं। तो टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द पब्लिक मनी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। सरकार के पैसे को हमें वैसे ही खर्च करना होता है जिस तरीके से हम अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये ना समझें कि सरकार का पैसा अपना पैसा है। दो बातें डिफरेंट हैं। जिम्मेदारी आपको वैसी लेनी है जैसे आप सैलरी आपको मिलती 30,000 रुपये मिले, आप घर गए, 30,000 रुपये में आपने पूरा महीना चलाया, अपने बच्चों की फीस जमा की, अपने डेली डे टू डे के खर्चे निकाले, और कोशिश किया कुछ पैसा बच जाए। इस तरीके से कंजूसी के साथ खर्च करते हैं, लेकिन सरकारी व्यय को भी हमें इसी कंजूसी नहीं चीज बोलिए, जरूरत के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, अनाप शनाप खर्च नहीं करेंगे। नॉट मोर देन वन ओकेजन डिमांड। मान लीजिए आपको 15 अगस्त को खर्च करना है, 1 लाख रुपए आपको मिले, आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, 15 अगस्त निकल गया, आप 16, 25 अगस्त, 20 अगस्त को सोचा कि अरे हमने तो आज़ादी की पार्टी की नहीं,
फिर से एक पार्टी बुला ली, फिर से 15 अगस्त को एंजॉय करने लगे, तो ओकेजन से ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है उसी समय ही खर्च करेंगे। दिस इज द GFR रूल 21, रूल 10 को हटा दीजिएगा, स्लाइड पुरानी स्लाइड है, GFR 21 को फॉलो करना है। दिस इज नॉट मूविंग मैम। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ ध्यान दीजिए, और यहाँ पर मैं अपने डिपार्टमेंट और अब आपके अपने डिपार्टमेंट से एक एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है, होते ही है कि हमारे यहाँ DT हेड के सैकड़ों बिल आते हैं, ठीक है। हम लोग उसको DT हेड के मतलब जो TA बिल होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो TA बिल की जो आज तो सब बहुत सही हो गया। पहले अगर 10 जर्नी की गई, 10 जर्नी की बिल किसी इंस्पेक्टर ने रखे या किसी एम्प्लॉय ने रखे, तो 5 बिल बनाए हुए होते थे, 5 बिल जेन्युइन होते थे। बजट को देख के बिल प्रोड्यूस किए जाते थे। बिलों में इतनी ज़्यादा वो होती थी कमियां, लेकिन बिल पूरे बनते थे, पास होते थे। DTE हेड का यूटिलाइजेशन पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉयज करते रहे थे पास्ट में, इन पास्ट। आज नहीं कोई करता, आज सख्ती ज़्यादा है। तो पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। आपका बरेली डिवीज़न है, ट्रेनिंग के समय से बातें नहीं कही जाती, लेकिन वहाँ पर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ऐसे केस मेरी दूसरे डिपार्टमेंट में रहते हुए मेरी जानकारी में आए हैं कि लोगों ने TFR ड्रॉ किया है अपने तीसरे और चौथे बच्चे के लिए भी। ऊपर के पहले 2 बच्चों के लिए ये जरूरी होता है, दैट इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन। लेकिन यार जब तीसरे और चौथे बच्चे के लिए रूल पर आपको मना करता है, तो आप जो क्या करते हैं, तीसरे चौथे बच्चे को जानकारी छिपाते हुए पेमेंट लेते हैं। आप DDO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TFR के बिल को सबमिट करते समय स्ट्रिक्टली लिखिएगा कि पेमेंट जो है ऊपर के ही 2 बच्चों के लिए है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। सर्विस बुक से वेरीफाई करेगा, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। किसी भी हेड से अपने बेनिफिट के लिए DDO या AO ना ही तो परमिशन देगा, ना ही यूटिलाइज करेगा। सरकारी पैसे खर्च वैसे ही करना है जैसे कि आप अपना पैसा किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए तो खर्च नहीं कर देते, किसी और के घर चलाने के लिए नहीं करते। आप अपने घर चलाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसी तरीके से आपका जो दफ्तर का पैसा आपके ही लोगों के लिए है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है, मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मिस यूटिलाइजेशन में विजिलेंस एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, CCA कंडक्ट रूल इन्वॉल्व हो जाता है, डिग्निटी डाउटफुल हो जाती है, CCA कंडक्ट रूल 3(1). तो 3(1) को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सारे काम सही करेंगे, निडर होकर करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं, विद इन एम्बिट ऑफ रूल्स हर काम करिए, लेकिन पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। ये है आपका रूल 21। एवरी परचेज शुड बी एज पर फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। हर परचेज फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। स्टेशनरी आइटम खरीद रहे हैं, ओई के अंदर खरीदेंगे, आपको अगले क्वार्टर में 100 रिम पेपर की जरूरत है, तो 100 रिम पेपर की जरूरत पिछली जरूरतों को देखते हुए, अंदाजा लगाते हुए आप ऑर्डर कर दीजिए एक साथ। ऐसा नहीं करेंगे कि मार्च के महीने में तो आपने 20,000 रिम मंगा ली, 20,000 रिम जो सालों चलनी चाहिए थी, बजट को देखते हुए आपने पूरा गोदाम इकट्ठा कर लिया, और फिर जो है जैसे अगला फाइनेंशियल ईयर अगला बजट मिला, फिर 50 रिम जरूरत है, फिर 50 रिम जरूरत है। तो ऐसा नहीं करेंगे। फाइनेंशियल रूल क्या कहता है कि आपकी जो जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग बजट डिमांड करिए, उसके अकॉर्डिंग एस्टीमेट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन लीजिए। 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बजट डिमांड करना है एज पर योर जरूरत, एज पर योर रिस्पॉन्स, जो भी आपने नीड्स जरूरत है आपके उसके अकॉर्डिंग बजट डिमांड करिए। कितनी जरूरत है इस महीने, इस तिमाही में मैं 150 रिम पेपर खर्च कर सकता हूँ, 40 पेन लगेंगे, 2 कुर्सी मेजें आनी है, ये चाहिए, उसका एक अनुमान लगा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड रखिए, बजट डिमांड करिए, सैंक्शन लीजिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसकी जो पावर है, उससे वो सैंक्शन लीजिए। यहाँ पर एक और क्लियर कर दूं,
GFR कहता है कि सैंक्शन शुड नॉट बी स्प्लिटेड, सैंक्शन को डिवाइड नहीं करना है। मान लीजिए JCIT की पावर 2 लाख की है, आपकी अपनी पावर 5000 की है, CCIT की पावर 5 लाख की है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पावर आपके यहाँ डिफाइन है अलग से है। तो आप क्या करेंगे कि आपका बजट आपने एस्टिमेशन लगाया 7.5 लाख का, JCIT की पावर के ऊपर है, तो आपने क्या किया, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी पावर में देख रहे हैं वहाँ आ रहा है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास फाइल जाने में और आने में समय लगता है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको समझाना मुश्किल हो सकता है। तो आपने क्या किया, 5-5 हज़ार करके 20 टुकड़ों में आज एक हिस्सा आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा। तो इस तरीके से स्प्लिट ना करिए। स्प्लिटिंग ऑफ सैंक्शन इज रियली अ क्राइम इन टर्म्स ऑफ द CCA कंडक्ट रूल। आप अपने खर्चों को, अपने सैंक्शन को, स्वीकृति आदेश को स्प्लिट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको जितनी जरूरत है उतना ले लीजिए, प्रॉपर लीजिए, टाइम लगेगा, एक साथ ऑर्डर दीजिए, एक साथ सामान लीजिए, आप चैन से रहेंगे। वरना आप गुणा भाग में लगे रहेंगे कि इतना आज खर्च करना, इतना खर्च करना, खर्च कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा ना करिए, स्प्लिटिंग को अवॉइड करिए। यही चीज कह रही है, एवरी परचेज शुड बी एज पर फाइनेंशियल रूल। फंड शैल बी विथड्रॉन ओनली इफ रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट। अगर आपको आज ही खर्च करना है, कल खर्च करना है, आपने तत्काल जरूरत के अकॉर्डिंग फंड को विड्रॉ करिए। ये नहीं कि 20 दिन बाद की जरूरत है, आज ही अब खर्च कर डाल लें, तो ऐसे नहीं करना है। पेमेंट अथॉराइज बाई कंपनी अथॉरिटी, DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स में जिन ऑफिसर्स को जितनी भी पावर दी गई है, उस जो लिमिट दी तय की गई हैं, या आपके बोर्ड ने आपके हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स को जो भी पावर कन्वे किया है, डेलीगेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट अथॉराइज करना है। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही करेगा, नॉन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पावर अथॉराइज नहीं कर देगा। सपोज करिए आई एम हेड ऑफ ऑफिस, आई एम जस्ट AO, तो मेरे ये मतलब नहीं है कि मैं हेड ऑफ ऑफिस बनकर आई हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने अपने चादर के बाहर पैर फैलाना शुरू कर दिया ना। आपको उतने में रहना है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स आपको डेलीगेट की है। डोंट थिंक दैट यू हैव बिकम द किंग ऑफ एन ऑफिस, यू आर जस्ट अ सेवक ऑफ दैट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स रेगुलेशन के तहत वहां बैठाया हुआ है, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, बस उतनी जिम्मेदारियों का वहन करना है। The practice of withdrawing funds with a view to avoid lapse of budget is forbidden. Rule 21 ही कहता है ये कि जितने भी practice of withdrawing funds with a view to avoiding lapse of budget is forbidden. कि बजट आज भाई बजट कई बार होता नहीं है, मार्च के महीने में ज़्यादा दौड़ भाग लगती है। मतलब हमारे व्यंजन है, हमारे ऑफिस के बगल में रेस्टोरेंट है, तो 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वहाँ पिकनिक हुआ करती है। पिकनिक किस लिए? बजट खर्च करने में सारा पूरा ऑफिस लगा हुआ है। हमारा ऑफिस, आपको ढेरों ऑफिस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और लगे हुए हैं कि हमें 31 तारीख तक खर्च कर देना है। ताजुब तो तब होता है जब 77 लाख का बजट जो है 31 मार्च की सुबह सैंक्शन होता है आपका गेस्ट हाउस बनाने के लिए। एग्जाम्पल, दिस इज नॉट ट्रू। तो आपने 31 मार्च की 12 बजे रात तक खर्च कर देते हैं, उसमें इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट लग जाता है, बिल्डिंग बन गई, उसमें सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लग जाता है, बिल्डिंग चालू हालत में चालू भी हो गई, और ठीक 12 बजे के कुछ मिनट पहले बिल पास भी हो जाता है। इज इट पॉसिबल कि इन द मॉर्निंग ऑफ 31 मार्च यू आर गेटिंग 77 lakhs ऑफ रुपीज सैंक्शन हुआ, और सैंक्शन होते ही रात तक 12-13 घंटे में बिल्डिंग तैयार भी हो गई, बिल पेमेंट हो गया? ये टेंडेंसी आज से 10-12 साल पहले तक थी, धीरे 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 ये अवॉइड हुई हैं। लेकिन अब बजट ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पर, DTE के नाम पर, मेडिकल के नाम पर अब भी एक थोड़ी बहुत प्रवृत्ति हम लोगों में रह गई है कि बिल को, बजट को खत्म कर देना है। कोई बात नहीं, बजट नहीं खत्म हो रहा, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर करने में मत शर्माइए। जबरदस्ती बिल बनाकर जबरदस्ती गवर्नमेंट मनी को डिसबर्स मत करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द AO, एंड खाली आप ही AO नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और DDO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि खर्च वहीं से चालू हो रहे हैं। हर ऑफिसर का क्या, वो तो कह देगा ये भी मंगा दो, 10-10 TV
31 मार्च खरीद लिए जाएंगे, 50 कारें खरीद ली जाएंगी, लेकिन जब जरूरत नहीं तो क्यों? साल भर क्या कर रहे थे आप? अप्रैल से चालू करिए खर्चा, अप्रैल को सारा बजट खर्च कर डालिए अगर जरूरत के अकॉर्डिंग रहे तो। अब मार्च में भगदौड़ मत मचाइए। ये टेंडेंसी आपकी अपनी मेहनत से, हम लोग की अपनी शक्ति से, गवर्नमेंट के अपने निर्देशों से मार्च में अब लगभग खत्म हो गई है। अब 25-26 मार्च को पे एंड अकाउंट ऑफिस रिलैक्स रहता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ विड्रॉइंग फंड्स विद अ व्यू टू अवॉइडिंग लैप्स ऑफ बजट इज फॉरबिडन, मना किया गया है। दिस इज GFR रूल 21, स्ट्रिक्टली फॉलो, शुड बी फॉलोड। पब्लिक मनी लॉस हुई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और रिसीट किसी रीजन से लॉस हुआ, टिकट फट गए, स्टोर का सामान कुछ घट गया, चोरी हो गया, टूट टाट गया, या प्रॉपर्टी में कुछ भी लॉस हुई, कुछ भी लॉसेस जैसे ही आपको पता चले, आपने जैसे अपने स्टॉक रजिस्टर से मेंटेन किया, आपने पब्लिक मनी को जैसे ही अपने कैश बुक से रिकनसाइल किया, स्टैम्प का भी रजिस्टर बनता है, जो डाक आपका मेंटेन करता है उसका स्टैम्प रजिस्टर भी होता है, स्टोर रजिस्टर होता है। इन सब स्टॉक रजिस्टर का जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन वंस इन ईयर करते हो, पब्लिक मनी का आप औचक निरीक्षण हर तीसरे महीने करते हो, तो आपको पता चलता है कि लॉस हो चुका है। 10 लाख का 2 लाख का जो है स्टैम्प नहीं मिल रहा है, अकाउंट नहीं मिल रहा, रेवेन्यू रिसीट जितने आया था उतना प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, पब्लिक मनी को लॉस फील हो रहा है, तो आप इस अपने लॉसेस को GAR 163 में प्रॉपर एंट्री करते हुए अपने इमीडिएट बॉस को नॉलेज में तत्काल लाइए, जिससे कि वो अपने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा सके। वो लॉसेस अगर बेयर करने की लिमिट में हुई तो आपका बोर्ड, मिनिस्ट्री वेव ऑफ कर देगी, अदरवाइज उस लॉसेस को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तो लॉसेस को ढूंढना, पता करना DDO और WO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दिस इज GFR रूल 24, पुराने बुक में रूल 22। अभी 2 चीजें देख लीजिए फिर से, और ये खाली DGO पर लागू नहीं होता, खाली हेड ऑफ ऑफिस पर लागू नहीं होता, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होता है। Every government servant will be held personally responsible for any loss through fraud or negligence on his part. आपको पता है कि ये ड्यूटी मेरी है, मुझे को करना है काम, आपने वो काम नहीं किया, आपकी नेग्लिजेंसी से या जानबूझकर आपने ऐसा कोई काम किया जिससे कि फ्रॉड हो गया, किसी थर्ड आदमी को फायदा हो गया, तो ये नेग्लिजेंसी आपकी जिम्मेदारी समझी जाएगी। बर्निंग एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज इन कानपुर JDO, तो वहाँ पर 2012-13 के आसपास आउटसोर्सिंग में कुछ एम्प्लॉय रखे जाते थे सिविल लाइंस में, इनकम टैक्स के हेडक्वार्टर में। उन आउटसोर्स एम्प्लॉयज ने क्या किया, जो AC लेवल के ऑफिसर का जो था, उसने उनका ID पासवर्ड पता कर कई लाख का घोटाला कर लिया था। अरे दिस इज योर नॉलेज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी किसकी है? जो कंसर्न ऑफिसर है उसने तो इन गुड फेथ काम जल्दी निपट जाए, अपने साथ रखे हुए एम्प्लॉयज को अपना ID पासवर्ड बता दिया, लेकिन उसने उस भरोसे का फायदा उठाया और एक लिमिट से ज्यादा वो पकड़ा तब गया जब वो 99 लाख का कुछ सैंक्शन था वो भी पास करने पर उतारू हो गया था, जो कि उसकी लिमिट में नहीं आता था। हायर ऑफिसर के पास फाइल जाती थी, तब वहां पर हायर ऑफिसर ने चीज पकड़ी, तब सारे आउटसोर्सिंग वाले एम्प्लॉय वहां से निकाल दिए गए। बट हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्रॉड एंड नेग्लिजेंसी? दैट ऑफिसर who told his ID or password to his subordinate, which was pointed there on the outsource. So ये every government servant will be held personally responsible for any loss through fraud or negligence on his part. तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हर कोई रहेगा। Beware of this. And he will also be held responsible. ध्यान रखिए, ये चीजें डराती हैं, लेकिन ऑनेस्ट वर्कर को जो काम से डरता नहीं है, किसी चीज से नहीं डरता, वो उसके लिए चीजें बाइबल है, देखो फॉलो करिए। He will also be held responsible for any loss arising from fraud and negligence on the part of any other government servant. किसी और की लापरवाही से भी अगर कोई नुकसान हो रहा है और कुछ रूल्स आपसे भी होकर गुजरते हैं कि आपको सुपरवाइज करना चाहिए था, आपको भी देखना चाहिए था, तो ये नेग्लिजेंसी मानी जाएगी। यू शैल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इन चीजों को ध्यान रखिए। अपनी जो जिम्मेदारी है, हमारे काम जो करने का काम है वो हमें को करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर नहीं डालनी है। अगर कोई की डिजिटल की मेरे मुझको लगानी है
मुझे किसी का टैक्स एक्सेस करके उसको वेव ऑफ करना है या वसूली करनी है तो मुझको करनी है। मैं अपना आईडी पासवर्ड किसी भी हालत में, किसी भी, इवन अपने घर में अपनी वाइफ तक को नहीं बताना। सरकारी एम्प्लॉय को ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। भरोसा कहाँ तक करेंगे? या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आपकी इक्विवेलेंट पोस्ट पर हो, जिम्मेदारी ले इन राइटिंग तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। अब सरकारी जो जिम्मेदारी आपको दी है ये काम आप ही को करना, कोई और किसी और को नहीं। आपका अपना अकाउंट करेक्टली मेंटेन होना चाहिए। कैश बुक, आप कैश डिसबर्स पेमेंट लेके आ रहे हैं, पैसा अपने पास रख रहे हैं, कहीं से पैसा रिसीव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, तो करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। ये अपनी ड्यूटी है, डीडीओ की और हेड ऑफ ऑफिस की। And a knowledge of accounts and financial rules relevant to his duties is necessary for every government servant whose hands government money passes. जिस भी सरकारी अधिकारी के थ्रू गवर्नमेंट का मनी पास हो रहा है उसको गवर्नमेंट रूल को जानना भी चाहिए, और उस गवर्नमेंट रूल को जानने के लिए जीएफआर बहुत हेल्प करती है। ये भी जीएफआर के अंदर यही चीज लिखी हुई है। जीएफआर जानिए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, और रिसीट एंड पेमेंट रूल्स जानिए, आप डीडीओ मैनुअल जानिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या जानिए, जीएफआर 21 तो जरूर जानिए। जब जीएफआर 21 का आंख बंद करके विवेचन करेंगे तो आप सारे खर्चे सुचारू रूप से अपने आप करने लगेंगे और सारे रूल अपने आप फॉलो होने लगेंगे। A knowledge of the accounts and financial rules relevant to his duties is necessary for every government servant through whose hands government money passes. और every government money passes through the hands of the DDO. DDO की नौकरी इसीलिए बहुत जिम्मेदारी की है, एक रिस्पॉन्सिबल वाली पोस्ट है, पोस्ट नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो आपको वहन करना है, और लगातार सचेत रहना है। सचेत रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय लापरवाही का नहीं है। अपने देश को अगर महान बनाना है तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियां लेनी है विद इन एम्बिट ऑफ रूल्स, एंड टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग कैश टू सी दैट कैश बुक इज क्लोज। अगर आप डेली कैश बुक अगर आपके ऑफिस मेंटेन हो रहा है तो डेली बेसिस पे क्लोज करें। अगर कोई किसी दिन कैश नील है तो नील लिखकर उस दिन का कैश क्लोज करके रख दें। रिसीट एंड पेमेंट रूल 48 ऐसा बोलता है, और रिसीट एंड पेमेंट रूल रिफ्लेक्ट होता है रूल 23 में। ये एफआर जीएफआर के रूल 21 से लेकर जीएफआर रूल 40 तक, 48 तक जितने भी हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कैश बुक मेंटेन करते समय ध्यान रखेंगे कि हेड ऑफ ऑफिस जहाँ भी चालान वाचक एंट्री कर रहे हैं वहाँ रेगुलर साइन करेंगे। अभी कैश बुक की प्रथा लगभग बंद है, रेफरेंस के बाद से कैश नहीं आ रहा है ऑफिस में, लेकिन जहाँ भी आ रहा है वो ध्यान रखने की चीज़ें करनी है। कैश बुक में इरेजर और ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है। कोई चीज़ काटनी हो तो गोला बना दीजिए, रेड पेन से उसके बगल में साफ साफ लिख दीजिए, पिछली गलती भी दिखाई दे और नया संशोधन भी हो जाए। इवन इरेजर एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड ऑन योर सर्विस बुक्स। सर्विस बुक में भी कहीं भी किसी भी ऑर्डर में कहीं भी कटिंग होती है तो एक लाइन खींच देंगे, गोला बना देंगे, अलग से एंट्री कर देंगे। इरेजर और वाइटनिंग नहीं लगाएंगे, जबकि जब हम लोग आपके सर्विस बुक का इंस्पेक्शन करते हैं तो कम से कम 1000 प्लेस पर वाइटनिंग लगी होती है। अगर पीओ उतारू हो जाए तो उस एम्प्लॉय को पेंशन के भी लेने के देने पड़ जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आलस ना करिए, गोला बनाइए, काटिए, फिर से लिख दीजिए। ये सर्विस बुक में भी है। ये मैंने पहले बताया था, जैसा पैसा आया उसको तत्काल ट्रेजरी में जमा करना है, एंड टू इंश्योर दैट अमाउंट हैव बीन एक्चुअली क्रेडिटेड इनटू ट्रेजरी और द बैंक, आपको इंश्योर करना ही चीज़ है। आपको टाइमली एडजस्टमेंट ऑफ द एडवांसेस, आपने एचबीए रिकवरी, एचबीए एमसीए कंप्यूटर एडवांस वगैरह आपकी डिपार्टमेंट से रिलीज होते हैं, आपको उनको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन करना है ना। कैसे एडजस्ट एडवांस की 10 रिकवरी होगी, 50 के साल में एक साथ जमा करना चाहता है, परमिशन लेनी है, तब उसको जमा करना है, प्रॉपरली रूल प्रॉपरली फॉलो करना है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ आप देखेंगे कि कैश कितना बैलेंस है। जो कैश बचा है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, और उसको साफ साफ क्लोजिंग बैलेंस लेते हुए और अगले महीने की ओपनिंग बैलेंस लेते हुए कैश बुक को प्रॉपरली मेंटेन करना है। कैश बुक की गवर्नमेंट सर्विस साइनिंग द कैश बुक at the end of the day shall be fully responsible for the correctness of all entries of the day.
डे बाई डे कैश बुक मेंटेन होनी चाहिए। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर है, वो हर चीज़ को देखेगा, ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस मैच, एक दिन का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस या अगले डे का ओपनिंग बैलेंस होता है। जो हेड ऑफ ऑफिस है या हायर ऑफिसर्स हैं वो सरप्राइज चेकिंग कभी भी कर सकते हैं कैश बैलेंस की, कि आज चेस्ट में कितना पैसे रखा हुआ है, और जो बैलेंस रखा है उसको कैश बुक से मिलान करना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए ऑन द कैश बुक एंड एन कंसर्न रजिस्टर आल्सो, कैश चेस्ट रजिस्टर। To arrange monthly reconciliation of the receipt with the treasury, this is the rule number 59 of the receipt and payment rule, and this is the rule 228 or 29, I not remembering, लास्ट में दिया हुआ GFR के वो रूल। यहाँ विद द ट्रेजरी रिकंसाइलेशन है, तो ट्रेजरी आपका बैंक हुआ, लेकिन सीडीडीओ के केस में बैंक हुआ, एनसीडीडीओ केस में पीओ हुआ। आपको अपने खर्चे जितने भी आपने बिल बना के निकाले हैं, जितने भी बिल आपने तैयार किए पीओ भेजे हैं, उन खर्चों का मिलान बजट के डिमांड के बजट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो भी खर्चे वो एक स्टेटमेंट बना लेंगे, बजट अलॉटेड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड, बैलेंस, और एक्सपेंडिचर जो इंकर्ड है जो पीएफएमएस में या जो पीओ की बुक्स में है वहाँ जाकर मंथली बेसिस पे मिलाएंगे, और हर 3 महीने अगले 3 महीने की तक मिलान हो जाए, सर्टिफिकेट आप पीओ को दे देंगे, बैंक से ले लेंगे और अपने हायर अथॉरिटी के सामने ये रख देंगे। रिकंसाइलिएशन होना बहुत जरूरी है। आपने 50 बिल बनाए, 40 बिल पीओ ऑफिस भेजे, 10 बिल मिस हो रहे हैं, पीओ कह रहा है कि बिल नहीं आया, आप कह रहे बिल हमने भेजे हैं, इसी के लिए होता है पेड ट्रांजिट रजिस्टर। उसमें प्रॉपरली बिल की एंट्री करेंगे और बिल को एंट्री करा के जाके पीओ ऑफिस में रिसीव कर हम साइन ले लेंगे कितने बिल रिसीव हुए। तो प्रॉपरली मेंटेनेंस ऑफ द बिल ट्रांजिट रजिस्टर होना चाहिए, ये आप उसको देंगे जो बिल पीओ जेडीओ आपका बिल ले जाता है आपके डिपार्टमेंट से। अगर कोई बिल खो गया है, कोई चेक टाइम बाल हो गई है या फटा गई है, तो उसको आप टू अरेंज प्रॉम्प्ट इंटीमेशन टू लॉस ऑफ बिल्स चेक्स टू द बैंक को बताएंगे। ट्रेजरी यहाँ पर पीओ है, अपने पीओ को बताएंगे और बैंक को उस चेक के लिए बोल देंगे स्टॉप पेमेंट, और 2-3 महीने बाद बैंक से नो पेमेंट सर्टिफिकेट ले लेंगे, और नो पेमेंट सर्टिफिकेट लगाते हुए फिर से पेमेंट ड्रॉ करेंगे, बिल बनाएंगे, फिर से पीओ को भेजेंगे। ये ध्यान रखिए, अगर चेक कोई लॉस हो गया है या टाइम बाल हो गया है तो उसको आप स्टॉप पेमेंट जरूर बैंक से लेंगे। बैंक को पहले एक लिख कर देंगे कि इस चेक नंबर का पेमेंट रोक दिया जाए। फिर बैंक जो है महीने के आखिर में वो क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, नो पेमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कि इस चेक का कोई सर्टिफिकेट नहीं, पेमेंट नहीं हुआ है, ये कैंसिल अब तक नहीं आया। और उस नो पेमेंट सर्टिफिकेट के आधार पर आप फिर से बिल जनरेट कर सकते हैं, फिर से पेमेंट के लिए पीओ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं और फिर से भुगतान हो सकता है। टू अरेंज कैंसिलेशन ऑफ सब वाउचर्स इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, आप वाउचर के साथ जो भी कैश मेमो लगाते हैं, इनवॉइसेस लगाते हैं, कुछ भी जब बिल बना कर भेजते हैं पे एन अकाउंट ऑफिस या सीडीडी हो तो खुद पेमेंट करते हैं, तो उन वाउचर्स को आप रेड पेन से 2 पैरेलल लाइन से क्रॉस कर देंगे और उसके पेज में लिख देंगे पेड और कैंसिल्ड। ये चीज़ें लिखकर पे एन अकाउंट ऑफिस आना चाहिए। पेड एंड कैंसिल अगर नहीं लिखा है तो ये पे एन अकाउंट ऑफिस वालों की जिम्मेदारी कि वो पास करते समय उस चीज़ को पेड एंड कैंसिल कर दें, जिससे कि उस वाउचर का, उस क्लेम का फिर से रिपीटिशन ना हो पाए। ठीक है, ये सारे रूल्स जनरल व्यू है जीएफआर का, तो जीएफआर भी आपको एक बार दिखा दूंगा। टू अरेंज रिकॉर्डिंग ऑफ सर्विस वेरिफिकेशन एंट्रीज इन द सर्विस बुक, सर्विस बुक से रिलेटेड चीजें हैं ये। जीएफआर 292 है ये, 291, 92, 93। टू अरेंज रिकॉर्डिंग ऑफ सर्विस वेरिफिकेशन एंट्रीज इन द सर्विस बुक, जो भी सर्विस बुक में एंट्रीज हैं इसकी जो है, जैसे प्रमोशन हुआ, डिसमिस हुआ, सस्पेंशन हुआ, या इसको कोई ऑर्डर नहीं मिला एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए, इन सब की एंट्री
पूरे सर्विस कैरियर में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं उन सब की एंट्री को रिकॉल करने की जिम्मेदारी हेड ऑफ ऑफिस या होती है और वेरीफाई करने की जिम्मेदारी डीडीओ की होती है। डीडीओ शैल अटैच टू द सैलरी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जून एवरी ईयर। आप सैलरी बिल के साथ हर साल के जून में सर्विस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट लगाएंगे, एनुअल वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड, कि इस साल इसकी सर्विस कंप्लीट हो गई, इस साल का ये पोर्शन सर्विस में काउंट नहीं होगा, इस साल मतलब पूरे एनुअल वेरिफिकेशन। और फिर जब एनुअली आपकी जो एंट्री करते हैं स्टैंप लगाते हैं वो स्टैंप जून के महीने में ही लगना चाहिए। एक्चुअली इंक्रीमेंट मंथ के पिछला वाला जो मंथ होता है वो आपका सर्विस वेरिफिकेशन मंथ होता है। वेरिफिकेशन लगाने करने के बाद ही अगली इंक्रीमेंट की एंट्री होनी चाहिए। सर्विस वेरिफिकेशन एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड बिफोर ट्रांसफरिंग सर्विस बुक सर्विस। और सर्विस वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाए, सारी एंट्रीज कर लें, तब कहीं जब एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ है तब वो आगे जाएगा। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएफआर, दिस इज नॉट रूल 139, एक्चुअली दिस इज द रूल 300 एंड अबव। डुप्लीकेट सर्विस बुक शुड बी गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज रिकॉर्ड एंड रेफरेंस। कल मैं सर्विस बुक आपको डिटेल में बता दूंगा, तब मैं ये भी बता दूंगा कि डुप्लीकेट सर्विस बुक गवर्नमेंट को जरूर देनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जरूर देनी चाहिए डीडीओ को। जब भी हम वेरियस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी करते हैं तो कौन कौन से डिडक्शन, जितने भी रिकवरीज हैं, इनकी प्रॉपर एंट्रीज पीबीआर में करेंगे। इनकम टैक्स, हाउस रेंट, लोन्स एडवांसेस, ड्यूज टू कॉर्पोरेट सोसाइटीज, ओवर पेमेंट्स, रिकवरीज ड्यू टू फॉर लॉसेस, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड। तो प्रॉपरली ये इंश्योर करना हेड ऑफ ऑफिस और डीडीओ का काम है। इस रूल को देख लीजिए। कई बार होता है क्या है कि आप बिल जब सबमिट करते हैं पीओ ऑफिस में, पीओ ऑफिस ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन लगा देता है, आपको ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आता, आप फिर से सबमिट करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन लग जाता है, आप जो है वो झुंझला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और कभी कभी एक तरीके से पीओ ऑफिस से और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप 36 का संबंध बनाता है, जबकि ये रिलेशनशिप 36 की होनी चाहिए, 63 की होनी चाहिए। पीओ ऑफिस रूल्स को फॉलो करवाने के लिए बैठा हुआ है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पीओ ऑफिस के ऑब्जेक्शन को अदरवाइज ना लीजिए। अगर उन्होंने गलत ऑब्जेक्शन लगाया है तो उनसे पूछिए कि जो है उन्होंने किस रूल में ऑब्जेक्शन लगाया है। आपको मैं अभी डीडीओ मैनुअल और जेएफआर दिखाऊंगा, वो रूल पूछिए किस रूल लगाया। अगर रूल नहीं बता रहे हैं तो वो करिए, रिक्वेस्ट करिए। अदरवाइज उन्होंने जो भी रिकवरी सजेस्ट की हो, जो भी पेमेंट काटने को कहा हो, उसको तत्काल आपको फॉलो करना है। पीओ ऑफिस से बिना बहस के, बिना मतलब लिखा पढ़ी के, पहले तो आपको पीओ ऑफिस के ऑब्जेक्शन को मानना है, उसको कंप्लाई कराना है प्रॉपर। अगर पेपर कमी है तो पेपर पूरे करने हैं, रूल्स नहीं लग रहे तो आपको रिकवरीज पूरी करनी है। पीओ ऑफिस को ऑब्जेक्शन को अदरवाइज ना लें, विद इन लिमिट ऑफ रूल्स लें, और अगर आपने रूल फॉलो किए हुए हैं तो पीओ ऑफिस ऑब्जेक्शन लगाएगा ही नहीं। To attend promptly all objections and orders of the AG, financial advisors, CO, senior AOs posted in the departments regarding disallowance of payments as unauthorized and to make recovery। और उसको तत्काल आपको रिकवरी भी सुनिश्चित करनी है। और हर रिकवरी शेड्यूल लगाते हैं हर बिल के साथ, इसी रिकवरी के आपको भी सर्टिफिकेट तैयार करके गवर्नमेंट सर्वेंट को देने चाहिए हर साल की 30 जून को। इस साल भर में आपकी ये रिकवरीज हुई हैं। प्रोविडेंट फंड में देते ही हैं, प्रोविडेंट फंड एक महीने में होता है जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं एक तरीके से, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड। एचबीए का भी देना चाहिए, लॉन्ग टर्म एडवांसेस की भी होनी चाहिए। To ensure payment of time bar claims after obtaining sanction etc. and pre-check। अब ये बताने पहले मैं आपको वो बता दूं जीएफआर, ये चीजें मैं जीएफआर से पढ़ा देता हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। This is general financial rules and first
सीधा रूल नंबर 21। पूरी बुक नहीं देखेंगे हम, कुछ रूल 21 देखेंगे और कुछ लास्ट के जनरल रूल्स देखेंगे। देखिए, जो अब तक हमने पीपीटी में पढ़ाया था, डीडीओ की डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, डिफिनेशन से ही 212 में कौन है, क्या है, आपके हेड कौन है, हेड ऑफ ऑफिस कौन हो सकता है, हर चीज़ की डिफिनेशन है। तो आपको गुड्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, यही चीज़ें ले सकते हैं। डिफिनेशन इंपॉर्टेंट, विदाउट डिफिनेशन जो आप लोग गुड्स में जो आता है, ये वो सामान है जो आप कोई हेड से परचेज कर सकते हैं और प्रॉपर चीज़ें फॉलो कर सकते हैं खरीदने के लिए। लॉन्ग डिफिनेशन, लेकिन इसमें आपके डे टू डे ऑफिस जो भी सामान है वो इसमें आते हैं। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ गुड्स, रूल 143। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग, एवरी अथॉरिटी डेलीगेटेड विद द फाइनेंशियल पावर। आपके यहाँ JCIT, CIT, AO, CCIT, बोर्ड तक को सारी कुछ ना कुछ पावर दी गई हैं। एवरी अथॉरिटी डेलीगेटेड विद द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल 144 is most important, responsibility and accountability to bring efficiency, economy and transparency is matter। जो भी चीज़ आप खरीदेंगे तो ट्रांसपेरेंट मैनर में खरीदेंगे, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए खरीदेंगे, एफिशिएंट वे में खरीदेंगे। relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers। ये नहीं कि जो है स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो खाली दूसरा एंटरप्राइज से चला आ रहा है, दूसरे किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर पर ही डिपेंड नहीं करना है। फेयर तरीके से कोटेशन इन्वाइट करने के बाद, फेयर तरीके से मार्केट सर्वे करने के बाद जो रेट्स अप्लीकेबल होंगे उन्हीं पर आपको तय करते हुए ऑर्डर प्लेस करने हैं। ठीक है, क्या क्या देखना है, पहले बजट अवेलेबिलिटी देखनी है, प्रॉपर ज़रूरत देखनी है खर्च करना कि नहीं करना, फिर कितना खरीदना वो देखना है, किससे खरीदना है वो देखना है। तो ये कुछ जो चीज़ें जितनी मैंने डिस्कस की हैं, ये पॉइंट वाइज यहाँ पे सब डिटेल में दिया हुआ है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट मस्ट कंफर्म टू द फॉलोइंग यार्डस्टिक्स, इनको फॉलो करना है। बी ऑब्जेक्टिव 1A, be objective, functional, generic and measurable and specify technical, qualitative and performance characteristics। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कंप्यूटर खरीदने के लिए कुछ नॉर्म्स तय कर रखे हैं कि आपका जो कंप्यूटर बाइलिंगुअल होना चाहिए, आपके कंप्यूटर को जो है डिपार्टमेंट द्विभाषी होना चाहिए, उसकी क्या क्या मेमोरीज होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको ऑर्डर प्लेस करना होता है। ये नहीं कि HP का 1,87,000 का लैपटॉप है वही हमको चाहिए, इस एटीट्यूड से नहीं चाहिए। आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने नॉर्म्स तय कर रखे हैं, आपको कहीं से कोई नॉर्म समझ में ना आए तो आप विजिलेंस जो विंग है हमारी, उसने हर चीज़ खरीदने के लिए नॉर्म्स तय कर रखे हैं और उसके नाम मिनिस्ट्री के नॉर्म से मैच करते हैं। आप वो खोलिए और उससे जो है तय करके बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जो ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए वो खरीद सकते हैं, वहाँ से नॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। नो नॉट इंडिकेट रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। आप कभी भी जब भी आप टीवी या फ्रिज या AC खरीदते हैं तो अपने कोटेशन में किसी भी कंपनी का ट्रेडमार्क को मत इंडिकेट करिए। ये नहीं लिखिए ऑर्डर में कि मुझे LG का ही AC चाहिए, मुझे वोल्टास का ही AC चाहिए। ट्रेडमार्क नहीं लिखे जाते हैं। आपने मार्केट से कोटेशन इनवाइट की, कोटेशन में जो भी आएंगे फ्री हो सकते, किसी भी कंपनी के आ सकते हैं। आपको ये जिद नहीं पकड़नी है कि मैं LG के ही थ्रू जाऊंगा, मैं वोल्टास के थ्रू जाऊंगा, मैं हायर का ही लूँगा। आपको स्टैंडर्ड वो ये चीज़ फॉलो करना GFR के इस पॉइंट का उल्लंघन है। जब भी आप कोटेशन इनवाइट करेंगे, आपको पता है कि मुझे AC की ज़रूरत है, इस क्वालिटी का होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग, इस नॉर्म्स का होना चाहिए, बस आपको नॉर्म्स देना खाली। अब उस नॉर्म्स का AC LG भी सप्लाई कर सकता है, वोल्टेज भी सप्लाई कर सकता है, हर कोई अपने अपने रेट डालेगा। आप उस रेट देखिए और आप बजट देखिए और जो मिनिमम हो उसको ऑर्डर
दे दीजिए। इसमें बिल्कुल नहीं लिखा जाता, और ये जनरल गलतियां होती हैं जो हर ऑफिस कर रहा है, अब भी कर रहा है, कि कंप्यूटर के ऑर्डर को प्लेस करते समय वो HP के हमको लैपटॉप चाहिए 1.5 लाख सवा लाख वाला, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का ही फोटोस्टेट मशीन चाहिए, फोटोकॉपियर चाहिए। ऐसा नहीं करना है। ट्रेडमार्क ब्रांड नेम मेंशन आपको अपनी डिमांड में नहीं करनी है। बाजार ओपन रखिए, सारे हर कंपनी के आएंगे, जो आपको बजट में फिट होता है मिनिमम वाला, उसको आपको ऑर्डर करना है। आपको ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। इसके पीछे मोटो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फेयर मार्केट देनी है। हर प्रोडक्ट बनाने वाले को आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एनकरेज नहीं करना है। नंबर 144B1 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वांटिटी आपको तय होनी चाहिए कितनी चाहिए, क्वालिटी में भी आपको तय होना चाहिए कितना कौन सी क्वालिटी का चाहिए। दिस इज 2। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में ये चीज़ें नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। लगभग यही नॉर्म्स आपको सर्विसेज हायर करने में फॉलो करने हैं। अगर किसी चीज़ में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, देन यू कैन इन्वाइट द अटेंशन ऑफ द CPWD वर्क्स मैनुअल और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स। उनके स्टैंडर्ड्स, उनके नॉर्म्स हर मिनिस्ट्री पर एप्लीकेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए। should also be taken to avoid purchasing quantity in excess of the requirement to avoid inventory carrying cost। ये नहीं है कि आपको इस साल चाहिए 150 रिम और आपने मंगा लिया 1.5 लाख रिम, ऐसा नहीं करना है। ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को एराइज नहीं करना। दिस इज टेक्निकल वर्ड रिलेटेड टू कॉमर्स। इन्वेंट्री मैनेज करना है, गोदाम में रखना, उसके लाने मतलब संग्रहित करने में जो भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा, दिस इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसको आपको क्रिएट नहीं करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई क्रिएट नहीं करनी है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदना है। ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फॉलोइंग इट फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है परचेस करेंगे, ज़्यादा नहीं परचेस करेंगे। 144 कुछ भी खरीदते समय, कोई भी चीज़ करते समय GFR 2021 GFR 144 शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। और जब इसमें कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, सॉरी हो गया, किस पेज पे था मैं, where inadvertently this is ended up 169। चल नहीं रही, मैम प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया यहाँ पर। इन्हें इस पे जब कोई चीज़ बुक हायर किया था तो कुछ सर्टिफिकेट बिल के साथ हम लोग लगा के भेजते हैं। सपोज करिए 50,000 के नीचे का सामान आपने परचेज किया, GFR देखे तुम लोग 154, ज़्यादा ही पीछे चले गए। नंबर 1 sorry for this some disturbance। सर मैं ज्ञान को भेज रही हूँ आपके पास, वो शायद हेल्प कर पाएगा। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। I am opening ma'am chapter 4 actually, that is important for deduce, and inadvertently it is ended up, just wait for
This is chapter 9 and I'm searching for the 4. That is in 5536. Rule 144 I'm teaching you. That is important. And this is the problem of the online and offline classes. Yes, this is next page. This page I was here. Now, point number 4, 144.4, care should also be taken to avoid purchasing quantities. Quantities में bulk में नहीं खर्च करना, purchase करना है. Offer should be invited for following fair and transparent and reasonable procedure follow करना है. किसी एक particular brand को नहीं वो करना है. And the procuring authority should be satisfied that the selected offer adequately meet the requirement in all respects. आप जो भी आप कोई चीज़ खरीदने ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि आपकी ज़रूरतें पूरी होती हों. ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे जिससे कि खरीदने के बाद वो आपका सरदर्द बन जाए और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करती हो. तो ये रूल 144 को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे खरीदते समय, और खरीदने के बाद कुछ रूल्स को फॉलो करना है. हाँ, पावर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू DGSND, ये पहले एप्लीकेबल था, रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये अब ख़त्म हो गया है. अब आपको गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस बनाया गया है, जिम के थ्रू मैंडेटरी है, परचेस करना ज़रूरी है. इसमें आपके अपने रजिस्ट्रेशन जेम्स में होते हैं, जेम्स में ओपन होता है मार्केट. आपको जिस कोटेशन आपके अनुसार आप अपने जेम से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. और डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट लिमिट्स के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट लगते हैं. जैसे GFR 154 2 लाख रुपए तक का जब आप कोई प्रोक्योरमेंट खरीद लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट लगाते हैं जिसमें कि DDO ये सर्टिफिकेट देता है कि खरीदी गई वस्तु उच्च क्वालिटी की है और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग है और उसके रेट्स रीजनेबल हैं. GFR 154 आई एम ओपनिंग दिस. ये सर्टिफिकेट बिल के साथ लगाना जरूरी होता है. और जब 2 लाख से ऊपर की लिमिट पे जाते हैं, जब कोटेशन इन्वाइट करते हैं तो बिल के साथ कोटेशन लगाना जरूरी होता है. जेम से परचेस कर रहे हैं तो जेम से निकले हुए कोटेशन लगाने जरूरी हैं. ये देखिए, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज आर ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन जो जरूरत है एंड हैव बीन परचेज फ्रॉम रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल प्राइस. अब इसका हर वर्ड अपने में विजिलेंस एंगल इन्वॉल्व किए हुए हैं. परचेस कमेटी ने जो आपने बनाई, जो रिस्पॉन्सिबल है क्रैक करने के लिए, उसने ये सर्टिफिकेट दिया है कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज जो भी ज़रूरत हैं आर ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिटी, जो क्वालिटी हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, वो सेटिस्फाइड है. इसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं. खाली ये सर्टिफिकेट लेकर साइन ना करिए, क्वालिटी से सेटिस्फाई हुई है. स्पेसिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं, जैसे करिए सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीद रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेसिफिकेशंस हैं, वो फॉलो किए गए हैं. तो स्पेसिफिकेशन आपको मैच कराना है कि आपके स्पेसिफिकेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपने रिलायबल सप्लायर से खरीदा कि नहीं खरीदा है. जनरली होता क्या है कि हर ऑफिस में एक सप्लायर होता है, वही आपकी बिल्डिंग बना रहा है, वही आपको मेंटेन कर रहा है, वो आपको सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ दे रहा है. तो उसको पास वो स्पेसिफिकेशन नॉर्म्स भी होने चाहिए कि क्या वो कंप्यूटर खरीद के दे सकता है. आपने तो एक तरीके का एक बिचौलिया रख रखा है ऑफिस में, जो अब जब भी आप ऑर्डर देते हैं तो वो जो मार्केट से लाके आपको दे देता है, उसको स्पेसिफिकेशन से मतलब नहीं है, उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है, वो बस रिलायबल टू द ऑफिसर्स हैं. इस चीज़ को अवॉइड करिए. ओपन मार्केट से जेम के थ्रू जाकर परचेज करिए. अपने क्वालिटी कौन सी चाहिए, कौन से नॉर्म चाहिए, कौन से स्पेसिफिकेशन हैं, हर चीज़ जेम में अवेलेबल है, और उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करिए. जो भी XYZ लेके लाता है उससे आप सामान लीजिए. इस चीज़ को ध्यान रखेंगे.
परचेज कमेटी यहाँ पर 2,50,000 तक का दिया हुआ है, लिमिट चेंज हो गई है। परचेज 25,000 2,50,000 अब 50,000 से 3 लाख हो गया है शायद ये। तो परचेज कमेटी 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसको डिपार्टमेंटल हेड अप्रूव करता है। वो हर खरीद में सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफिकेट की लैंग्वेज फिक्स है। सर्टिफाइड दैट वी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमेटी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली सेटिस्फाइड। जॉइंटली मैंने सामूहिक रूप से भी और इंडिविजुअली भी सेटिस्फाइंग के गुड्स जो खरीदे गई हैं वो स्पेसिफाइड नॉर्म्स के हैं, क्वालिटी के हैं, प्राइस के हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं। इस सर्टिफिकेट को देने के बाद बिल पास करने में पीओ को कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म कर दिया गया है, उससे एप्लीकेबल नहीं है। जीएफआर में लिख इसलिए रखा है क्योंकि जेम जो बना हुआ है वो डीजीएसएनडी का एक ही ऑफिस जिंदा है दिल्ली में और वही मेंटेन करता है। डीजीएसएनडी से कुछ वो नहीं होता। किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी हायर खरीद के लिए आपको ई पब्लिशिंग, ई टेंडरिंग के रूल्स को फॉलो करना है। दिस इज फ्रॉम 159 टू 180, वहाँ तक जा सकते हैं। जीएफआर का आधा हिस्सा आज आपने देखा है, जीएफआर का पूरा हिस्सा आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका लास्ट चैप्टर लास्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें जब मैं आगे के टॉपिक लूँगा तो जीएफआर भी टच करूँगा। जैसे मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक्स हैं, एलटीसी टीए वगैरह पढ़ाना है रूल्स, वो भी जीएफआर के लास्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं। सर्विस वेरिफिकेशन, पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह जो देने हैं वो बिल पार करना, वो भी जीएफआर के लास्ट चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। तो वो सब चीज़ें मैं अगले पीरियड्स में लूँगा। उस समय भी जीएफआर ही खोलूँगा मैं। सर्विस रूल्स, टीए रूल्स, टाइम बार पेमेंट, पेबल रजिस्टर्स, ये सब चीज़ें आपको इसमें जीएफआर के लास्ट चैप्टर दिखेंगे जो मैं अगले क्लासेस में लूँगा। अभी आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खाली रूल 21, रूल 144 एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, ये आपको बिल बनाने में जरूरत पड़ती है, इसी को आपको ध्यान रखना है। नाउ यू आर ओपन फॉर द क्वेश्चन, यू कैन इंक्वायरी। हेलो, एनी? हेलो हम देखिए, आप ही पूछेंगे तभी बता पाएंगे। हेलो participants, this is my humble request that keep a copy of GFR on your table in the office. GFR Receipt Payment Rules and DDO Manual. तो आपको पीओ ऑफिस के ऑब्जेक्शन से जूझने में मदद मिलेगी और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। प्लीज फॉलो इट। समय कम है, जीएफआर में पूरा 1 वीक का भी टाइम समय देना पड़ेगा। यस, एनी डाउट? सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि ऐसे बोलो। सर सुन रहे हैं आप? नहीं, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? पार्टिसिपेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, रिपीट हो रही है। आ रही है, इको हो रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर से डालन तो दिल से डालो की तो डाल दो साइड, वो जो वो है क्या करें, निकाल टेंशन। कम से कम 1 वीक तो लगता ही, लेकिन मैंने लगभग सतही रूप से